नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या, मेरे साथ है ऋतिक। और पाकिस्तान ने यहां पर ट्राई सीरीज जीत ली और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहले के मुकाबले अब पाकिस्तान की जो टीम है ना ऋतिक, वो बेहतर तरीके से यहां पर तैयार है आने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर। क्योंकि एशिया कप की अगर बातचीत की जाए या उसके बाद की जो यहां पर इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, लगातार मिडिल ऑर्डर के कोलैप्स की बात की जा रही थी, तमाम दूसरी भी गलतियां थी, कमियां थी जिनको यहां पर सामने लाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से यहां पर ट्राई सीरीज का फाइनल जीता है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मिडिल ऑर्डर की कंट्रीब्यूशन के साथ जीता है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर वाली जो समस्या थी ना पाकिस्तान के साथ, उसका समाधान उन्हें मिल गया है। और बाबर और रिजवान आज उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं करा ओपनिंग पार्टनरशिप में, फिर भी आप देखिए नवाज क्या स्टैंड आउट प्लेयर निकल कर आ रहे हैं 4 नंबर पे। एशिया कप में उनको ट्राई किया था 4 नंबर पर भारत के खिलाफ ही मुकाबले में, आपको याद होगा, वहां पर उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। लेकिन उससे पहले कभी नवाज को ट्राई नहीं किया गया था 4 नंबर पर। लेकिन अब जो कि नवाज ने 4 नंबर पर परफॉर्मेंस करके दिखाया, आउट परफॉर्म करके दिखाया बाकी सब पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर प्लेयर से, उनको दावेदारी में रखा है 4 नंबर पर। उम्मीद यही जताई जा रही है कि पाकिस्तान से कि वर्ल्ड कप में भी क्या उनसे 4 नंबर पर बल्लेबाजी कराई जाएगी। और बड़ी चीज आप देखिए, मैच के सिचुएशन के हिसाब से भी नवाज 4 नंबर पर या 5 नंबर पर फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि आपके एक मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होना चाहिए। आप देखिए जिस तरीके से हैदर और नवाज की आज पार्टनरशिप हुई 5th विकेट के लिए 56 रनों की। आप देखिए हैदर अली को 3 नंबर पर भी ट्राई किया, हैदर अली को 4 नंबर पर भी ट्राई किया, पर उनसे रन्स नहीं बने उस सिचुएशन पर या उस पोजीशन पर। लेकिन जब वो 5 नंबर पर आ रहे हैं, नंबर 6 नंबर पर आ रहे हैं, तब हैदर ने आके आपको परफॉर्मेंस करके दिखाया। अब एक मुकाबले में अब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 500 के स्ट्राइक रेट से एक छक्का मारा, एक चौका मारा, मैच खत्म कर दिया। और आज भी जो पार्टनरशिप करी, खैर आउट हो गए, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने बेहतरीन दिया हैदर ने। और इफ्तिकार अहमद जो कि अभी तक इस सीरीज में फ्लॉप चल रहे थे, अगर हम उनकी बात करें तो 5 मैचों में 65 रन बनाए 132 के स्ट्राइक रेट से, और कोई ज्यादा नहीं होते 5 मैचों में 65। तो आज उन्होंने देखिए एक मैच से परफॉर्म करेंगे आप, एक मैच में तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली करके रहना ही पड़ेगा हर मैच में। आज उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, पाकिस्तान को जीत दिलवाई चेज करने में, आज उनकी तारीफ की जाएगी। लेकिन बाकी मैचेस में उन्होंने नहीं करके दिखाया, इसलिए ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जो कंसिस्टेंसी वाली बात थी ना, वो उनके अंदर नजर नहीं आई। लेकिन जो दो यहाँ पर खिलाड़ी है ना, उनके अंदर जो कंसिस्टेंसी अगर बात की जाए, खासकर बल्लेबाजी के मामले में, बाबर और रिजवान, ये दो वो बल्लेबाज है जो लगातार, भले ही फाइनल मुकाबले में ना चले हो, लेकिन लगातार पूरी सीरीज के दौरान अगर ऋतिक आप उन्हें देखें तो उनका बल्ला आग उगलता रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर बाबर आजम की, 192 का टोटल उनका रहा था 5 मैचों के दौरान बाबर आजम का। और वहीं 200 को अगर पार करने के मामले में बात की जाए, महज एक बल्लेबाज रहा था मोहम्मद रिजवान, क्योंकि 233 रन कॉन्वे के हैं। और उसके बाद जो अगर बात की जाए तो सिर्फ एक बल्लेबाज है जो रिजवान, जिन्होंने 200 का आंकड़ा पार किया। बिल्कुल, और मोस्ट रन की टैली में जो ट्राई सीरीज थी उसमें रिजवान आते हैं दूसरे नंबर पर। पहले पे डेवॉन कॉनवे है, 5 मैचों में 233 रन है, और दूसरे पे रिजवान आ गए, उनके 5 मैचों में 201 रन, और बाबर के 5 मैचों में 192 रन है। देखिए स्ट्राइक रेट का इशू बना ही हुआ है दोनों के साथ ही, क्योंकि 122 123 के आसपास बिल्कुल दोनों का ऐसा ही है। देखिए स्ट्राइक रेट का इशू इन दोनों का लगातार ही बना हुआ है शुरुआत से ही। आप देखिए जब पहला मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, तब रिजवान ने 78 रनों की पारी खेली थी 50 गेंदों के आसपास कुछ, पर स्ट्राइक रेट तब भी 130 138 ऐसा ही बना हुआ था। इसलिए स्ट्राइक रेट ऐसा क्यों बना हुआ, क्योंकि उनको साथ नहीं मिल पा रहा था किसी बल्लेबाज का। जब बाबर आउट हो गए उसके बाद वो फ्रीली कब खेलेंगे। अब बात कीजिए उसके बाद, आप देखिए 3 नंबर पर शान मसूद आते हैं, उनसे बहुत ही जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है बहुत ही अप एंड डाउन के साथ मिल रहा है, उनका कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर एक दिक्कत है, पाकिस्तान को 3 नंबर का बल्लेबाज, एक ठोस बल्लेबाज जैसे विराट कोहली हैं, भारत के लिए 3 नंबर पर देते हैं। और अगर मान लीजिए दोनों ओपनर्स आउट होके बैठ जाते हैं तो 3 नंबर का बल्लेबाज आपको एंकर करके लेता है, पूरी इनिंग्स का एंकर करके जाता है एंड तक। पर ये नहीं है, 3 नंबर का सॉल्यूशन नहीं मिला अभी तक पाकिस्तान को। और शान मसूद देखिए, अगर हम उनके 5 मैचों की बात करें कितने रन बनाए, तो उन्होंने 5 मैचों में 64 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 112 का। देखिए अगर इफ्तिकार से भी नीचे स्ट्राइक रेट है उनका, तो इफ्तिकार को भी 3 नंबर पर ट्राई किया गया था कुछ टाइम पहले, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ऊपर टॉप ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले अगर ये पूरी टीम अगर दोनों ओपनर्स पे डिपेंडेंट रहेगी, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भरपूर फायदा उठा के दिया है इस बारी मोहम्मद नवाज ने, और बहुत बढ़िया 5 मैचों में 107 रन बनाए हैं और 160 के आसपास के स्ट्राइक रेट से। देखिए इन पूरे बल्लेबाजों की टैली में पाकिस्तान की ऐसा कंसिस्टेंट स्ट्राइक रेट हमने नहीं देखा। और 4 नंबर की सिर्फ बात करें तो 125 रन बनाए और उसमें भी 201 का स्ट्राइक रेट है उनका। एक 20 गेंदों में 42 बनाए थे।
आज के मुकाबले में 20 गेंदों में 45 नॉट आउट और 22 गेंदों में 38 बनाए थे उन्होंने। तो अच्छी चीज़ ये निकल के आई है मिडिल ऑर्डर में से कि नवाज कर रहे हैं बढ़िया बल्लेबाजी, और कई बार हमने देखा कि शादाब को भी उनके साथ भेजा था। 4 और 5 नंबर पर शादाब को भी ट्राई किया गया था। उसका मोटिव ये है पाकिस्तान का कि अगर आपके ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं या मान लीजिए ओपनर्स में से कोई एक आउट हो जाता है, एक खड़ा है क्रीज पर, तो दूसरा बल्लेबाज आके आपको शॉट्स लगा के दे, आपकी टीम का जो आस्किंग रन रेट है उसे कम ना होने दे। और बड़ी चीज ये है कि आपका स्ट्राइक रेट मेंटेन रहे, क्योंकि दूसरा जो बल्लेबाज होगा दूसरे छोर से जो स्ट्राइक ले रहा है वो रन्स लगातार बनाएगा, और जब आपकी बारी आएगी, जब नॉन स्ट्राइकर होगा उसकी बारी आएगी, तो वो उसको स्ट्राइक देता रहेगा और गेम को चलाता रहेगा। नॉन स्ट्राइकर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मान लीजिए चाहे 3 नंबर की, चाहे बाबर और रिजवान में से कोई एक खड़ा हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड तक लेके जाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। पर 3 नंबर का अभी भी मुझे लगता है कि सॉल्यूशन नहीं मिला है पाकिस्तान को। हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी वो जो मिडिल ऑर्डर में जो दूसरी समस्या है ना, नंबर 3 नंबर 4, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पर बात की जाए पाकिस्तान की बल्लेबाजी की लाइनअप को। क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए जो दूसरे यहाँ पर जो अगर जो खेमा है पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी टीम है, वहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट में लगातार 2 बल्लेबाजों के तो बना ही रहता होगा कि अगर यहां पर पहला विकेट गिर जाता, यहां पर 2 बल्लेबाज जल्दी शुरू के आउट हो जाते, तो आगे कौन संभालेगा? आगे की जो बल्लेबाज है वो फॉर्म में नहीं है। हाँ देखिए, अभी तो फिलहाल छोटे टारगेट्स मिल रहे थे, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो थी टीम, उनका डाउनफॉल चल रहा है। कुछ मैचों में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन बल्लेबाजी की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बांग्लादेशी साइड के भी ज़्यादा मदद नहीं मिली है। लिटन दास से भी इतना कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, शुरुआत के बल्लेबाजों से भी इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। शाकिब अल हसन ने बहुत अच्छे रोल प्ले करके दिखाया बांग्लादेश के लिए, गेंद से और बल्ले से भी। लेकिन अब देखिए, एक जो प्लेयर है पूरी टीम का भार उठा के नहीं चल सकता। 11 प्लेयर हैं आपके पास, और आपकी बल्लेबाजी में भी इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो वो बैटिंग यूनिट में, तो आप उनको भी परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, अपनी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। बांग्लादेश की टीम ना इस समय ऋतिक एक ट्रांजिशन में चल रही है, और उस ट्रांजिशन की वजह से मुझे लगता है ना अभी उनका वो जो समय है ना वो वैसा ही चल रहा है, जहाँ पे वो लगातार सुधार की तरफ देख रहे हैं, बदलाव की तरफ देख रहे हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ देख रहे हैं अभी। और वही बात है कि बांग्लादेश का डाउनफॉल चल रहा है, न्यूजीलैंड का भी अभी चल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज हार के आई थी। तो कहीं ना कहीं हम अगर देख रहे हैं इस ट्राई सीरीज में, तो आपने जिनका डाउनफॉल चल रहा है उन टीमों को हराया है। अब वर्ल्ड कप में आपके सामने ऑस्ट्रेलिया होगी, आपके सामने और भी बड़ी टीम्स होंगी, तो उनके खिलाफ आपके अगर दोनों ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, मान लीजिए दोनों में से एक हो जाते हैं, तो आपके पास एंकर करने का कौन बल्लेबाज है? शान मसूद, वो जो कि जिनको आपने स्क्वाड में लिया है वर्ल्ड कप के, वो तो आप परफॉर्म करके दे नहीं रहे। इफ्तिकार 5 मैचों में से 1 मैच में परफॉर्म करके दे रहे हैं। नवाज और शादाब, ये देखिए, ये भी अब मान लीजिए आपके लिए एक दूसरे छोर से तेज बल्लेबाजी करने वाले हैं, पर आपके सामने जो बल्लेबाज होगा वो बढ़िया परफॉर्मेंस या एंकर करके लेके कौन जाएगा आखिरी तक? हाँ। इसका इशू अभी तक बना हुआ है। गेंदबाजी की बात करें तो हैरिस रॉफ ने बहुत जो है प्रभावित किया है, इम्प्रेस किया है। अगर बात की जाए कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की गेंदबाजी अगर बता दूं, 7 या 8 विकेट रहे हैं वहां पे, अगर बात की जाए जो हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन हारिस रऊफ ने 3 मैच में ही 6 विकेट निकाले। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मोहम्मद वसीम रहे जिन्होंने 5 मैच में 7 विकेट निकाले, लेकिन हारिस रऊफ का प्रदर्शन इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है क्योंकि 6 विकेट उन्होंने 3 मैचों में ही निकाल लिया। इकॉनमी भी बहुत अच्छी रही, 7 के आसपास की इकॉनमी रही उनकी इस दौरान पूरे के पूरे। तो कहीं ना कहीं अब जब शाहीन शाह अफरीदी का भी एडिशन हो जाएगा, हालांकि शाहीन को लेकर अभी भी एक बयान रमीज़ राजा की तरफ से आया है कि जो अभ्यास मैच होंगे वहाँ पर उनकी 100% फिटनेस पर जो सवालिया निशान है वो यहाँ पर तय होगा कि पूरी तरह से वो फिट है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बात तय मानी जा रही है कि शाहीन शाह अफरीदी वापसी कर लेंगे पाकिस्तान के टीम में, और उनके आने के बाद फिर ये बॉलिंग लाइनअप कितनी खतरनाक हो जाएगी ये भी बहुत अहम हो जाता है। और अगर हम देखें, अगर हम बॉलिंग टैली की बात करें इस पूरी सीरीज में जो रही है, तो मोहम्मद वसीम जूनियर जो थे उन्होंने 5 मैचों में 7 विकेट लिए है, और इकोनॉमी उनकी 7.3 की रही है, और आज के मुकाबले में इकोनॉमी थोड़ी सी उनकी बढ़ती नजर आई है। ज़्यादा रन कंसीड करे थे उन्होंने 4 ओवर में। खैर मोहम्मद नवाज ने गेंदबाजी करी, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में स्पिनर्स को इतना कोई रोल नहीं होता, और क्राइस्टचर्च में मुकाबला होता है वहाँ पर पेसर्स का ज़्यादा रोल होता है। तो मोहम्मद नवाज और शादाब खैर न्यूजीलैंड में इतने कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन कुछ मौक़ों पर अच्छी गेंदबाजी करी है दोनों ने इस सीरीज़ में। बल्ले से भी परफॉर्म करके दिया, आपको शॉट्स भी लगा कर दिए, तो इन्होंने अपना रोल जस्टिफाई करा है। बात करें हैरिस रऊफ की, तो हैरिस रऊफ ने जैसा कि अभी बताया मैच 3 खेले, 6 विकेटें दिए, और इकोनॉमी उनका रहा है 7.33 का।
तो कहीं ना कहीं आप देखिए अच्छे बॉलिंग करी है, रन कंसीड भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फाइनल ओवर्स में जो आपको यॉर्कर्स चाहिए होते हैं, आपको मिक्सचर चाहिए होता है, बैट्समैन को ट्रबल करना होता है, माइंड गेम्स खेलने होते हैं, फाइनल ओवर्स में रॉफ ने करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि रॉफ आपके लिए एक एसेट साबित होंगे T20 वर्ल्ड कप में इनके लिए। साथ में शाहीन अगर आ जाते हैं 100% फिट होते हैं तो और बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और वही नसीम की बात करें, नसीम ने 3 ही मुकाबले खेले हैं, ज़्यादा मुकाबले तो खेले नहीं पूरे 5 के 5, लेकिन अच्छा प्रभावित किया। लेकिन वही है कि अभी भी थोड़ा स्विंग पे कंट्रोल चाहिए उन्हें, मुझे लगता है बल्लेबाजों के सामने अगर आप ओवरसीज में खेलने जाएंगे तो थोड़ा स्विंग में कंट्रोल अभी भी चाहिए। बिल्कुल, लाइन और लेंथ का कंट्रोल उमरान मलिक से ज़्यादा बेहतर हमारी टीम में कौन नहीं समझ सकता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय टीम में उन्होंने अगर मिस किया है तो उसकी बदौलत ही मिस किया है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आने वाले वक्त में जब ये पाकिस्तान की टीम यहाँ पर भारत के सामने होगी तो क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं, T20 वर्ल्ड कप में किस तरह का प्रदर्शन रहता है, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या ये पाकिस्तान की टीम इस बार जो अपने आप को फेवरेट मान रही है T20 वर्ल्ड कप की, उसे जीत पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका जो है 3 नंबर का पोजीशन जो अब बन चुका है कि आपके पास एक इशू सॉल्व करना है 3 नंबर बैटिंग पोजीशन का, वो सॉल्व हो पाता है नहीं, या शान मसूद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, किसी और प्लेयर को आप ट्राई करते हैं 3 नंबर पर। देखिए एक्सपेरिमेंट्स करने का वक्त अब जाता जा रहा है, जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए, और आप जो जिसको बल्लेबाजी करा रहे हैं उसको ही आप अब ढंग से बता दीजिए कि देखिए आपके पास आखिरी मौका है T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे परफॉर्म करना है तो ठीक है, नहीं तो अब आगे देखेंगे फिर। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।